एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है कहानी कुर्सी का। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। समीर चौगावकर जी, संगीत रागी जी, राजकुमार सिंह जी और चंद्रचूड़ सिंह जी हमारे साथ हैं। आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी अब बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी की मुश्किलों की खबर बढ़ती जा रही है। हार के बाद जहां टीएमसी में बगावत बढ़ती जा रही है, टीएमसी के बागी सांसद जहां आज दिल्ली में बैठक करने वाले हैं, तो वहीं ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के सवालों के चक्रव्यूह में घिरे हैं। फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बैनर्जी से आज फिर पूछताछ हो रही है। इसके लिए अभिषेक बैनर्जी कोलकाता में सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। इसके पहले सीआईडी ने 11 जून को अभिषेक बैनर्जी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। अभिषेक पर शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए विधायकों के फर्जी साइन कराने का आरोप है। अभिषेक बार बार समन के बावजूद सीआईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सवाल जवाब का सामना करना पड़ रहा है। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ मुश्किल बागी सांसदों ने, बागी विधायकों ने भी बढ़ा दी है। टीएमसी में ममता की पार्टी में बागी सांसदों का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। टीएमसी के 20 बागी सांसद आज दिल्ली में बैठक करेंगे। डिनर पर शताब्दी रॉय के घर होने वाली इस बैठक में बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक के लिए पहले से ही टीएमसी के कई बागी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। सायोनी घोष और माला रॉय आज कोलकाता से दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके पहले ममता के बेहद करीबी माने जाने वाले सुदीप बंदोपाध्याय भी बागी कैंप में शामिल हो गए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने कल दिल्ली में शताब्दी रॉय के साथ भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। फिर वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। इसके बाद बागी सांसदों की संख्या 20 हो गई है। बागी सांसदों को 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 19 सांसदों की जरूरत है, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय के साथ ये आंकड़ा और आगे बढ़ गया है और कुल मिलाकर 20 की ये जो संख्या है वो हो चुकी है। सर ये लगाओ ना, मेरा माइक लगाओ ना जल्दी। सर मुझे पता है, मेरे साथ सुदीप को 3-4 दिन पहले बात हुआ। बोला अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अगर कुछ करना है तो आपसे पूछ के करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि शताब्दी को साथ लेके बंगाल के ऑपरेशन लोटस के इंचार्ज भूपेंद्र यादव के घर में पहुंच गए। और मैं क्या बताऊंगा, ये कोई पार्टी में रहना या छोड़ना, ये पूरा लोगों का नैतिकता पर निर्भर होता है। किसी को मन में ये लगता है कि ये जो पार्टी आपको इलेक्ट किया उसको आप छोड़ेंगे, तो आपको खुद का सिद्धांत बने लेने पड़ेगा। सुदीप बंदोपाध्याय लिए है, मुझे बोलना क्या है। अब देखिए, मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ती जा रही हैं। एक मुश्किल तो ये कि अभिषेक बैनर्जी पर शिकंजा कसता जा रहा है, और एक मुश्किल ये है कि धीरे धीरे करके दीदी के साथ जो लोग खड़े थे वो भी अब बागी सांसदों में मिल रहे हैं, बागी विधायकों में मिल रहे हैं। अब ममता बनर्जी के साथ कितने लोग बचेंगे, उनकी पार्टी कब तक बची रहेगी, अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी इन बागी सांसदों को, अब ये वो तमाम सवाल है समीर जी जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि अब क्या होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। क्या ममता बनर्जी के हाथ से अब सब कुछ निकल चुका है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी की टीएमसी उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां वो संगठन की बात हो, जहां विधायकों की बात हो, जहां सांसदों की, चाहे वो राज्यसभा और लोकसभा की बात हो, कि अब ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं है। और वो जो कहा जाता है ना एक बार की एक लिमिट के बाद जब दर्द होता है तो दर्द का भी असर मतलब दर्द से दुखना बंद हो जाता है आदमी का, उससे आदमी बाहर निकल जाता है। मुझे लगता है ममता बनर्जी अब स्टेज पे चली गई है, उनको लग रहा होगा कि भाई अब सब चले जाए। मतलब अगर कल सुदीप बंदोपाध्याय, जब उनको खबर लगी होगी, सुदीप बंदोपाध्याय ने जब बैठक की भूपेंद्र यादव के घर पर, उनकी वाइफ सुदीप बंदोपाध्याय की एमएलए, तो इसका मतलब यह है कि वो भी जाएंगी। और जिस तरीके से सयानी घोष का आया कि जो इतना भरोसेमंद थी, युवा का अध्यक्ष, टीएमसी युवा की अध्यक्ष, कल उनको हटा दिया युवा इससे अध्यक्ष। अब मुझे लगता है कि कुणाल घोष अगर चले जाए और अगर कल्याण जो चले जाए, कल्याण बनर्जी अगर चले जाए,
और कोई और चले जाए तो मुझे लगता है ममता बनर्जी को दुख नहीं होगा। अब ममता बनर्जी ये मान के चल रही कि भाई पार्टी में मैं अभिषेक बनर्जी, और वो भी उम्मीद कर रही कि शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया है वो रहेंगे, और जो कीर्ति आजाद ने बयान दिया है वो रहेंगे। तो 4 सांसदों की मुझे लगता है गारंटी लेकर चल रही है, और सौगत राय भी जिस तरीके से बोल रहे थे सौगत राय भी नहीं जाएंगे। बाकी मुझे लगता है कि ममता बनर्जी मान के चल रही है कि 28 में से मेरे 23 से 24 सांसद जा सकते हैं, और उन्होंने इसके लिए मुझे लगता है अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया होगा। अब ममता बनर्जी भविष्य में क्या करेगी? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को जो चल रहा था कांग्रेस के साथ विलय करने पे जाएगी? क्या ममता बनर्जी अब बंगाल का दौरा करेगी, जनता के बीच जाएगी, संगठन को फिर से खड़े करेगी और अगले चुनाव की तैयारी करेगी? अभी तो एक लोकसभा की सीट जो उनके सांसद की डेथ हुई है उस पर उपचुनाव होने वाला है। क्या ममता बनर्जी वहां से खुद चुनाव लड़ेगी या उसको लड़ेगी? अब ममता बनर्जी मुझे लगता है भविष्य की राजनीति को देखेगी। अभिषेक बनर्जी को लेकर जो भविष्य का चेहरा टीएमसी का माना जा रहा था कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी टीएमसी का चेहरा होंगे, बहुत मतलब का सूर्योदय होने के पहले सूर्यास्त होने की स्थिति आ गई। जिस तरीके से उनके ऊपर सिग्नेचर घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर बालू घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप है, उनके ऊपर टीचर भर्ती घोटाले का उनके ऊपर आरोप है। तमाम एजेंसियां जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी की जांच कर रही है, आज नहीं तो कल अभिषेक बनर्जी का जेल जाना तय है। वो कब जाते हैं देखने वाली बात होगी। ये कहना सही रहेगा ना यहाँ पर चंद्रचूड़ जी कि जिसके लिए सब कुछ स्टेक पर लगा दिया ममता बनर्जी ने, वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उनकी गिरफ्तारी हो जाए, वो सीआईडी उन्हें अपने शिकंजे में ले ले, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है और बार बार सीआईडी की तरफ से या जो जानकारी हमें मिल रही है कि वो पूछताछ में ना तो सहयोग कर रहे हैं ना उनके जवाबों से सीआईडी संतुष्ट है, तो कभी भी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। नहीं, संभव है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो ममता बनर्जी का संगठन था तृणमूल 15 सालों के बाद अब जैसे बिखर रहा है, तो ये बिल्कुल लगता है कि जो उनके संगठन की जो दीवारें थी वो बिल्कुल वसूली, तुष्टीकरण और ये जो भ्रष्टाचार था इसके कच्चे ईंटों से बनाई गई थी। जाहिर तौर पर जैसे ही इसका सामना विकासवादी, हिंदुत्ववादी, राम राज्यवादी राजनीति से हुआ तो जाहिर तौर पर इसमें भरभराहट होना था, सो हुआ, और इसलिए ये संगठन बिल्कुल आपके सामने में बिल्कुल इसमें ये टूट फूट हो गया और ये बिल्कुल समतल पर हो जाएगा। क्योंकि ये जो राजनीति है ये तब तक चलती रहती है जब तक आपके पास सत्ता का एक चाबी आपके पास है और उस चाबी से आप इसको किसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं। जैसे वो चाबी खत्म हुआ, वो उसको उस पर धरातल पे आना स्वाभाविक है। तो ये मुझे जो हो रहा है इस पर कोई बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि बंगाल को आगे बढ़ना है, बंगाल को, और बंगाल को ही नहीं, बिहार को, बंगाल को, भारत के पूरे पूर्वी क्षेत्र को आगे बढ़ना है, क्योंकि लक्ष्य विकसित भारत है और विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में ये अच्छा है कि ये सब खत्म हो रहा है। ये अच्छा है कि ये समतल पे आ रहे हैं, क्योंकि जितना ये समतल पर आएंगे भारत उतना ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। इसलिए बहुत नेचुरल चीज है होना, इसमें मुझे कोई विशेष विसंगति नजर नहीं रही। बात अभिषेक बनर्जी की, तो कानून का शासन होगा, राम राज्य अगर होगा तो उसमें यह होना स्वाभाविक है। तो आज जेल जाएं, कल जेल जाएं, वो तो एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, वो किसी के सहारे चलती नहीं, बल्कि जब तक ये शासन में थे तब तक वो बचे हुए थे। बल्कि जनता ने समर्थन ही इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का किया, ताकि जनता को लग रहा है कि जो पहले अत्याचार हुआ, जो पहले वसूलियां हुई, जो पहले भ्रष्टाचार हुआ, उसका हिसाब चुकता करना जरूरी है। और यह स्वाभाविक है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वहां पर शुभेंदु, उनके लिए भी यह स्वाभाविक है कि वो ऐसा करें और कानून के विधि के शासन को स्थापित करें, ताकि वहां उद्योग व्यवस्था। पश्चिम बंगाल का इतिहास बताता है कि जो पार्टी सत्ता से बेदखल होती है वो पार्टी तकरीबन खत्म हो जाती है, उसकी चर्चा बड़ी शून्य हो जाती है, और वैसा ही हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। लेकिन इन सब में बीजेपी नेताओं का एक्टिव होना, बीजेपी के नेताओं के घर पर बैठक होना, आज भी जो बागी सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं, भूपेंद्र यादव के घर पर पहले वो मिलेंगे, शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, और कल फिर वो अपना दावा पेश कर सकते हैं स्पीकर के सामने कि हमें अलग गुट की मान्यता दी जाए। तो अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए हमें रागी जी कि अब अलग गुट टीएमसी का बन रहा है, जैसा उद्धव के साथ हुआ। देखिए, मुझे लगता है ये अब कोई जिसे कहते हैं ये स्पष्ट हो गया है कि, और ये आज नहीं, जिस दिन स्पीकर ने उनको बुलाया था कि भाई 15 तारीख को हम मुलाकात करेंगे, उससे पहले ये स्पष्ट हो गया था कि टीएमसी में टूट को एक प्रकार से स्पीकर ने मान्यता देने के लिए बात मान ली है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आगे की कार्रवाई नहीं होती, और भारतीय जनता पार्टी पहले ये सुनिश्चित करना चाहती थी वाकई ये 19 से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि
अभी भी कानूनी पेच बाकी है। और कानूनी पेच इसलिए बाकी है क्योंकि अलग गुट जैसी मान्यता का कोई सवाल नहीं होता है। तो एक सवाल ये भी आता है कि अब जाकर के यदि पहले स्टेप में यदि आप अलग गुट की मान्यता देते हैं तो फिर क्या होगा, स्पीकर के सवाल को जाकर के कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कोर्ट में ये मामला जो है वो हमने देखा है महाराष्ट्र के अंदर वो निपटने वाला नहीं है। 1-2 दिन में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। चुनाव हो गया लेकिन महाराष्ट्र का निर्णय नहीं आया, तो बंगाल का भी निर्णय नहीं आएगा। आने वाले 3 साल तक बंगाल का भी निर्णय नहीं आएगा। लेकिन ये बात तो बहुत साफ है, टेक्निकल बातों को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि टेक्निकलिटी में जाएंगे तो अभी मामला हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते अभी उसमें वर्षों लग जाएंगे। मूल सवाल यह है कि आखिर तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी को क्यों नहीं बचा पाई। यदि आप देखेंगे कि जितने भी ग्रासरूट लीडर्स के नेता थे उनके, कितने लोगों को उन्होंने, सिने स्टार को और टेलीविजन से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने टिकट दिया। यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि करीब 45 से 49% के बीच में जो लोग थे वो टेलीविजन स्टार रहे थे, या बाबुल सुप्रियो को ले लीजिए, सयानी घोष को ले लीजिए, एक एक करके आप गिनाते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सब उसी रास्ते से आए हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का इन्होंने दोहन किया। ये लोग जो है वो इनके साथ आज खड़े थे, उनको आज लगा कि अब यहाँ पर हमारा राजनीतिक भविष्य नहीं है। जो बंगाल का जिस प्रकार का मैंडेट आया और मैंडेट आने के बाद जो लोगों में प्रतिक्रिया आई, देखिए चुनाव तो हार गए, आखिर बिहार में भी तेजस्वी यादव ने हारा चुनाव, लेकिन जाकर के लालू के मुंह पर जाकर के कोई गाली तो नहीं दे रहा है ना, तेजस्वी के मुंह पर कोई अंडे तो नहीं फेंक रहा है ना, या अन्य पार्टियों पर कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, वो जहां भी जा रहे हैं चोर चोर और उन पर अंडे फेंके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बंगाल का जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स था वो ममता बनर्जी के बिल्कुल ही खिलाफ था जी। और एक प्रकार से वह उनके अधिनायकवाद को वो कम से कम वो बर्दाश्त कर रहा था। जैसे होता है ना कि गाय का कोई पगहा यदि छोड़ दे तो बच्चा बहुत तोड़ करके बाहर निकलता है, बहुत आवेग से बाहर निकलता है, वैसे ही स्थिति हुई कि बंगाल की जनता जैसे ही उसे लगा कि इस बंधन से मुक्त हो गया, इस जेल से मुक्ति मिली है, वो खुल करके सड़कों पर आ रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसमें अपनी सीमाओं का भी अतिक्रमण कर रहा है। मारपीट करना, अंडा फेंकना, वो एग्रेशन देखने को मिल रहा है। अभिषेक बैनर्जी का तो निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है और नेता भी खुलकर बोल रहे हैं। अब देखिए, जिन सयानी घोष की चर्चा चुनावों से पहले बहुत होती थी, उनके एग्रेशन की होती थी, उनके एक बयान के इर्द गिर्द पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ दिया था, वो भी अब बागी गुट का हिस्सा हो गई है। थोड़ी देर पहले वो भी दिल्ली पहुंची है बैठक का हिस्सा बनने के लिए। क्या कहा है उन्होंने? पहली बार चुप्पी तोड़ी है, सुनिए जरा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को, आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, आपको मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। सयानी का लुक भी बदल चुका है, उनका एग्रेशन भी बदल चुका है, जवाब देने का तरीका भी बदल चुका है। अब राजकुमार जी, कहने के लिए बचा क्या है? कौन से वक्त का इंतजार कर रही हैं? सयानी कह रही है वक्त आएगा तो मैं जवाब सयानी निकली सयानी कुछ ज्यादा सयानी निकली। अभी बात हो रही थी कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को संभाल क्यों नहीं पाए। एक्चुअली ममता बनर्जी ने जिस मकसद से और जिस तरह से पार्टी बनाई थी उसके पीछे भी कोई विचारधारा थी नहीं। उनकी कुल लड़ाई थी वामपंथी मोर्चा के शासन के खिलाफ और उनसे सत्ता लेने के लिए। उसके एक हथियार के तौर पर, साधन के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उसमें तमाम तरह के लोगों को जो वामपंथी मोर्चा के खिलाफ सड़क पर उतर के सत्ता छीनने को तैयार थे उन्होंने लिया। उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बाकी विचारधारा के लोग भी थे। तो कोई विचारधारा पार्टी जब बनी थी तब भी नहीं थी कि अलग से कोई विचारधारा के तौर पर अगर बात करें तो भारतीय राजनीति में या तो बीजेपी की विचारधारा आप उसको तो दक्षिणपंथी कह सकती है, या वाम दलों की विचारधारा हमको पसंद हो या ना पसंद हो, और कांग्रेस को हम मध्यमार्गी मानती है।
तो इन तीन के अलावा तो कोई विचारधारा है नहीं। जितनी भी पार्टियां अपने आप को मध्यमार्गी कहती हैं, लेकिन उसी मध्यमार्गी पार्टी से निकल के ममता बनर्जी ने एक अलग पार्टी बना ली। और ममता बनर्जी ने 15 साल में कैसा शासन किया, उसके दो पैमाने हो सकते हैं। तीसरी बार लोगों ने लगातार 3 बार जनादेश दिया तो कुछ अच्छा भी किया होगा, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी हों या कल्याण बनर्जी हों, जिस तरह की जन आक्रोश उनके खिलाफ सड़कों पर दिख रहा है, वो ये भी बताता है कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी जैसी, जिनको बंगाल की शेरनी भी लोग कहते हैं, जुझारू नेता भी कहते हैं, उन जैसी नायक या नायिका के नेतृत्व में अभिषेक बनर्जी जैसा खलनायक अगर पनप गया तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की बनती है। आप देखें, जनाक्रोश अपनी जगह है, पार्टी के अंदर जनाक्रोश, जो अभी संगीत रागी जी ने भी कहा कि उसकी एक सीमा होनी चाहिए। मारपीट की अनुमति कानून नहीं देता, लोकतंत्र नहीं देता। लोकतंत्र में जन समर्थन की बात हो या जन विरोध की बात हो, दोनों को व्यक्त करने का तरीका बैलेट पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो मारपीट की तो कोई सहमति हो नहीं सकती। लेकिन अभी टीएमसी के 2 आंतरिक मामलों में, एक तो अभिषेक बनर्जी के लिए पैरवी का सवाल आया मामले में, तो कल्याण बनर्जी के बेटे शायद वकील हैं, उन्होंने पैरवी करने से मना कर दिया कि मैं आपका वकील नहीं हूं। अभी कल की मीटिंग में, जो टीएमसी की आंतरिक मीटिंग थी, इसमें ममता बनर्जी भी मौजूद थी, अभिषेक बनर्जी मौजूद थे और कुणाल घोष थे, जो उनके प्रवक्ता हैं। कुणाल घोष पे अभिषेक बनर्जी नाराज हुए कि आपने, जो उनके पीए की गिरफ्तारी के लिए अभिषेक बनर्जी के घर में घुस गई पुलिस, तो उन्होंने कहा कि टीवी पे कुछ बोला होगा। उन्होंने कहा आपने ऐसा बोल दिया। उन्होंने कहा मैं टीएमसी का प्रवक्ता हूं, आपके पीए का प्रवक्ता नहीं हूं, या उनके गलत कामों का बचाव न मैंने तब किया, ना अब किया और ना आगे करूंगा। तो कुल मिला के टीएमसी के अंदर भी अभिषेक बनर्जी की जो स्वीकार्यता हमको दिख रही थी नंबर 2 के तौर पे, वो ममता बनर्जी के दबदबे की वजह से, ममता बनर्जी के असर की वजह से। जो लोग साथ में हैं वो भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा का बयान हो, अभिषेक बनर्जी के साथ तो फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। असली खलनायक अभिषेक बनर्जी है। अब आप पूछ रहे थे कि इस पूरी घटनाक्रम में बीजेपी का रोल क्या है। ठीक है, चुनाव हार गई पार्टी, और क्योंकि बिना विचारधारा की पार्टी थी, बिना विचारधारा के लोग जुड़े थे, तो सत्ता की धारा के लिए जुड़े थे। अब उनको लगा कि सत्ता की धारा या तो सूख गई, तो जहां है वहां जाएं। सत्ता की धारा कहां है? बीजेपी के पास है, बंगाल में भी है, दिल्ली में भी है। अब जो फर्क है कि गुट बनाने की बात हो रही है, महाराष्ट्र की तरह पार्टियां बनाने की बात नहीं हो रही है। एक तो बीजेपी को बंगाल में सरकार बनाने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, सरकार बन चुकी है ऑलरेडी। महाराष्ट्र में जरूरत थी। हाँ, ये बात जरूर है कि गुट बनाने की जिम्मेदारी जो भी बागी है, बंगाल में विधायकों का नेतृत्व बनर्जी कर रहे थे, उन्होंने 60 का आंकड़ा जुटा लिया, उनको मान्यता में तो मिल गई। सर, जरूरत हो ना हो, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में जो दिख रहा है, बीजेपी की भूमिका तो दिख ही रही है ना। बीजेपी की भूमिका है, बीजेपी का गणित है उसमें। प्राची फर्स्ट स्टेप है। अभी आपने देखा होगा कि बंगाल से खबरें आ रही थी कि जो पंचायत चुनाव में जो जीत करके आए थे वो भी छोड़ करके जा रहे हैं, जो काउंसिलर्स थे, वार्ड काउंसिलर्स थे, वो भी छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऋतुव्रता बनर्जी का आप स्टेटमेंट देखिए, और उन्होंने कहा कि अभी तो हमने गुट बनाया है, अब वो पार्टी पर भी क्लेम करेंगे। पार्टी का पर जो क्लेम है वो सेकेंड स्टेप है, क्योंकि अभी तक जो विधानसभा के जो गुट है और लोकसभा का गुट, दोनों आप देखेंगे कि अलग अलग बटा हुआ है, और दोनों का नेतृत्व 2 लोग कर रहे हैं। अभी ये तय नहीं हुआ है कि इन सबका नेतृत्व कौन करे, और सामूहिक रूप से पार्टी पर दावा ठोका जाए कि काउंसलर हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरीज हमारे साथ हैं, पंचायत के लोग हमारे साथ हैं, विधानसभा के लोग हमारे साथ हैं, सांसद हमारे साथ हैं। ऐसे में पार्टी पर दावा हमारा बनता है, और ये फिर मुद्दा जो है वो फिर चुनाव आयोग के पास जाएगा। ये मुद्दा जो है वो ऐसे नहीं निपटेगा, ये स्पीकर के मामला ये विचाराधीन नहीं रहेगा, ये मामला फिर चुनाव आयोग वैसे ही सर, जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा था। बिल्कुल जो संगीत जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मुद्दा पहले 2 गुट होगा और फिर इलेक्शन कमीशन के पास होगा, और इलेक्शन कमीशन अपना फैसला देगा, और जिसमें इसमें जितना समय लगे फिर वो कोर्ट में भी जाएगा। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, जो राजकुमार जी ने कहा कि भाई नायक के पास एक खलनायक था। अगर नायक के पास कोई खलनायक हो तो नायक कितना खलनायक हो जाता, आप ये समझ लीजिए। अगर 2000 मैं आपको बता रहा हूं, जो वामपंथ की तरफ झुके हुए जो बड़े स्कॉलर हो रहे थे या हैं बंगाल में,
उन लोगों से मेरी अपनी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 2021 में अगर स्वच्छ चुनाव हो जाता तो 2021 में ये स्थिति हो जाती, जो अभी रागी जी ने भी कहा ना कि 5 साल से वो जो दबा जनाक्रोश है, ये दबा जनाक्रोश बाहर आ रहा है, क्योंकि 21 में अगर चुनाव हो गया होता और तृणमूल हार गई होती अगर, तो ये स्थिति नहीं होती। ये पूरे कच्चे मकान का जो भरभराहट है वो दिख रहा है। सर, और बंगाल में जो होना था वो तो हो गया, चुनाव में ममता बनर्जी हार भी गई, उनकी पार्टी भी उनके हाथ से निकल गई। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होने जा रहा है और एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया है जिससे बीजेपी अनकंफर्टेबल है और सरकार की किरकिरी हो रही है और अखिलेश यादव उस पर बड़ा एग्रेसिवली सवाल भी पूछ रहे हैं। बात है अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के हेरफेर की। इसमें एक्शन भी शुरू हो गया है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। मंदिर के 2 कर्मचारियों पर घोटाले का आरोप है। एक कर्मचारी के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे गिनने का काम करते हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक कर्मचारी ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और दूसरे ने करीब 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया, जबकि इनकी सैलरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए थी। इस पूरे मामले में सबसे पहला नाम आया लवकुश मिश्रा का। यह युवक अयोध्या के पास रुदौली के शुजागंज इलाके के मीनापुर फगौली गांव का रहने वाला है। इसकी जिम्मेदारी राम मंदिर में दान पात्रों से पैसे निकालने और गिनने की थी। जांच टीम जब उसके घर पहुंची तो वहां से 10 लाख रुपए नकद मिले। इनमें से कुछ पैसे घर की अलमारी में रखे थे और कुछ पैसे गोबर के ढेर में छिपाकर रखे गए थे। अब एसआईटी का गठन इस पूरे मसले पर हो गया है। मामला ये है कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और वहाँ पर वहाँ कोई चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इस टीम में आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने जांच के फैसले को लेकर सरकार की तारीफ की है। राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए हैं। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त हैं, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी हैं, ऐसे आईजी हैं मुझे बताया गया, मैं जानता नहीं हूँ। अब देखिए, इस एसआईटी के गठन पर खुश तो हैं, लेकिन जो मूल सवाल है वो यही है कि राम मंदिर में ये घोटाला हो कैसे गया, ये नाक के नीचे से पैसे गायब कैसे हो रहे थे और इसकी जानकारी कानो कान समिति को क्यों नहीं हो रही थी। ये सवाल भी तो समीर जी पूछा जाएगा और सरकार भी जानती है कि बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसीलिए एसआईटी का गठन कर दिया और 15 दिन का वक्त दिया गया है कि जल्दी से जांच रिपोर्ट सौंपो। प्राची, ये बड़ा मुद्दा बने या ना बने, बहुत शर्मनाक है और बहुत दुखद घटना है कि जिस राम मंदिर के लिए इतने लोगों ने इसकी कुर्बानी दी, इतने लाखों लोगों ने इसके लिए चंदा दिया और जो वहाँ से नकदी गई वो सिर्फ नकदी नहीं, वो लोगों के श्रद्धालुओं का दिया गया पवित्र न्यास था, उसे नकदी के रूप में नहीं देखा जाता। और राम मंदिर को सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनाए, एक करोड़ों हिंदुओं की आस्था, संघर्ष, त्याग, समर्पण और भरोसे का प्रतीक राम मंदिर रहा था। और मुझे पता था कि इतना मंदिर में जब चढ़ा रहा हुआ है, इतना बड़ा जब ट्रस्ट बना गया, तो ट्रस्ट ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं की कि वहां पर 1-1 रुपए का हिसाब रखा जाए। लंबे समय से वहां पर एक घोटाला चल रहा था और ट्रस्ट लंबे समय तक चुप्पी साध दे रहा। ट्रस्ट ने तो सिर्फ कह दिया मुख्यमंत्री से कि आप एसआईटी बना दीजिए, अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति ले ली। क्या नुपेंद्र मिश्रा का इसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या चंपक राय की इसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या चंपक राय ने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेके मैं इस्तीफा देता हूं क्योंकि मेरे यहां पर प्रभारी महामंत्री रहते, ये इतना बड़ा हुआ है, इसकी मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं? क्या ट्रस्ट ने एक पत्रकार वार्ता ली और बताया कि नहीं, हमसे ऐतिहासिक चूक हुई और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए हम ये सब सुनिश्चित कर रहे हैं? कब से पैसा जा रहा था, कितना पैसा गया, कौन शामिल था, इसके पीछे क्या भूमिका थी? इस मंदिर के लूट तंत्र की मुझे लगता है इतनी बड़ी कहानी है। और ये पूरे एसआईटी अगर बैठाई है तो एसआईटी से सिर्फ 4 लोगों को पकड़ के 7 करोड़ रुपए के जो आ रहा है उसकी वसूली से नहीं होगा। ये पूरा किसके पीछे कौन था, किसकी भूमिका थी, किसका शय था, कब से लूट तंत्र चल रहा था और भविष्य में ये न हो, इसकी गारंटी कौन लेगा कि भविष्य में इस तरीके से श्रद्धालु के साथ न हो? मुझे लगता है कि अगर चंपक राय में जरा भी नैतिकता है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफा देता हूं और किसी दूसरे को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, या जब तक इसकी जांच होकर जो जिम्मेदार लोग हैं वो अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। सीबीआई कह देने से कि नुपेंद्र मिश्रा जी ने कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, एसआईटी बना देगी, बड़े काबिल अफसरों को रखा गया है।
भाई आप लोग नाकाबिल थे, इसलिए काबिल अफसरों को वहां पर रखा गया कि आपके रहते वहां पर इतना बड़ा करप्शन हुआ है। शर्म आना चाहिए नृपेंद्र मिश्रा और चंपक राय को, जो ये ट्रस्ट देख रहे थे और इतनी बड़ी बात निकलने के बाद भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। मुझे लगता है इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले और इस्तीफा देना चाहिए। अभी एसआईटी जांच करके 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और ये बताएगी कि ये जो चढ़ावे की चोरी हुई है ये किस स्तर पर हुई है, किसकी नाकामी है, कौन इसके पीछे है और क्या वक्त रहते इस पर नकेल कसी जा सकती थी। इन तमाम पहलुओं पर एसआईटी जांच करेगी। अब एसआईटी का गठन तो रागी जी कर दिया गया है, लेकिन ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि जब वहां बाकायदा एक समिति काम करती है, जब बाकायदा एक पूरी व्यवस्था मंदिर के लिए की गई है, उसके बावजूद चढ़ावे की चोरी हो जाना किसका फेलियर है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को इस बात से बहुत धक्का लगा है कि भाई जो वहाँ पर चढ़ावे का पैसा था उसकी चोरी की गई है। लेकिन उसमें किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना है, चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा हो या चंपत राय जी हो, मेरे समझ से वो ठीक नहीं होगा। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पर ट्रस्ट के बोर्ड में और भी, उस ट्रस्ट में और भी सारे लोग थे। सवाल यह है कि जब ये बात उठी थी कि वहाँ पर ये कैसे पता लगा, वहाँ पर कैमरे लगाए गए और गुप्त कैमरे लगाए गए थे और जिसे स्पाई कैम हम बोलते हैं, उस स्पाई कैम से पता लगा कि इस पैसे में हेराफेरी हो रही है। लेकिन जब लगाया जा रहा था तो उसका विरोध किसने किया, कौन वो लोग थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। उस ट्रस्ट में तो बहुत सारे लोग थे, अयोध्या के राजा भी वहाँ पर थे, उस ट्रस्ट में हैं, और भी सारे लोग थे उस ट्रस्ट में। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये पता क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे कि ये फूल प्रूफ हो जाए। आखिर वैष्णो देवी में नहीं होता है, शिरडी में नहीं होता है, वहाँ भी तो करोड़ों चढ़ते हैं, अन्य मंदिरों में नहीं होता है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया। और दूसरी खबर और एक मिली कि एक और ऐसे जगह पर हुआ है, इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। मैं बता दूं कि हम लोग बहुत दिनों से, पिछले 7 साल से मद्रास हाई कोर्ट में हम लोगों ने पहले पिटीशन फाइल किया था कि मद्रास के, तमिलनाडु के अंदर 21,000 जो मंदिर हैं वहाँ पर दोनों टाइम जो है वो भगवान का ये नहीं हो पाता है, आरती नहीं हो पाती है, प्रसाद नहीं वितरण हो पाता है। और उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि ये पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है वो हिंदुओं के हाथों में सौंप देना चाहिए। तब जाकर के उसी समय पता लगा था कि 5 लाख टन सोना आरबीआई के साथ मोनेटाइजेशन के लिए रखा है तमिलनाडु सरकार ने, और उससे पैसा जो आता है, इंटरेस्ट जो आता है, वो क्रिश्चियन मिशनरी के भी काम में आता है, मुसलमानों के हित के लिए भी काम आता है। यानी हिंदुओं के मंदिरों के भगवान का गहना जो है वो आरबीआई के साथ मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में रख करके उनके लिए काम किया जा रहा है। तो ऐसे जो अखिल भारतीय स्तर पर जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस अभियान को इससे बहुत धक्का लगेगा जी। एक दूसरी बात, मुझे लगता है कि 15 दिनों के अंदर ये बात निकल करके आ जाती है तो ये पता सबको लग जाएगा कि आखिर किसको। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत ही धक्का लगा है और जो लोग इसके प्रति जिम्मेदार हैं वो वाकई कठोर दंड के। तो देखिए, अब इसमें तमाम पहलू हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मसला राम मंदिर का है, राम मंदिर पर बीजेपी एग्रेसिव रहती है। हर रोज योगी आदित्यनाथ जो बयान देते हैं वो हर रोज बताते हैं कि रामद्रोह करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। आपको पता है ना कि ये चीजें जो है वो डॉक्टर रजनीश ने पीएमओ को पत्र लिखा और पीएमओ ने तुरंत इसको कॉग्निजेंस लिया। सर, मैं बस इस पर एक बयान सुनवा दूं कि सियासत कैसे हो रही है और इस मसले पर सरकार को घेरा जाएगा। अखिलेश यादव तो रोज ट्वीट करते हैं, अखिलेश यादव रोज बयान देते हैं और कहते हैं कि ये सरकार अपने आप को जितना बड़ा राम भक्त बताती है, इनका राम विरोधी चेहरा तो सामने आ रहा है। अब अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। ये घोटाला नहीं है, पैसे खैर बार नहीं है, ये डकैती है, ये डकैती है। और तो ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम की शरण में घोटाला न हो। आने वाले दिनों में जो हमारी पवित्रता है बनी रहे, उसके लिए आवश्यक है वर्तमान ट्रस्ट को निलंबित कर दिया जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय की मार्गदर्शन में एक कमेटी का गठन किया जाए, समिति का गठन किया जाए और इस घोटाले का, पैसे की हेर फेरी का जो है जांच पड़ताल की जाए। देखिए, अवधेश प्रसाद
देखो, राजनीति तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि मंदिर का पुजारी ही यदि भ्रष्ट निकल जाए तो फिर उसको दोष तो है वो ट्रस्ट को नहीं दिया जा सकता। जो लोग काउंटिंग में उसके लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों को मूलतः उसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ट्रस्ट को इसमें घसीटना मुझे लगता है कि लेकिन ट्रस्ट का गठन भी किस लिए हुआ? ट्रस्ट है क्या वहां पर, या क्या काम कर रहा है ट्रस्ट? अगर ट्रस्ट के नाक के नीचे से चंदा चोरी हो जाएगा तो सवाल तो कम से कम पूछे जाएंगे ना, जिम्मेदारी तय की जाएगी। आखिर उस ट्रस्ट ने ही इस बात के लिए कहा, सलाह दिया कि भाई इस पर एसआईटी गठन होना चाहिए। यदि ट्रस्ट के मेंबर्स की यदि नियत खराब होती तो फिर ये नहीं कहते कि भाई चोरी की रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना। प्राची, अभी आपने भ्रष्टाचार का बंगाल से जो निकल के देख रहे हैं, अब आ रहा है वो देख रहे हैं। पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये वर्तमान में दीमक जो है भ्रष्टाचार का, अगर वहां प्रवेश कर रहा था तो उसका ट्रीटमेंट होना आवश्यक है ना, और वो ट्रीटमेंट के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अब एसआईटी के गठन के 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। वो देखिए, न्याय की प्रक्रिया जो है विधि सम्मत प्रक्रिया होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है सर। आप जब वो प्रक्रिया आएगी उसके बाद ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कराई जाएगी ना। ठीक, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स होगी अब ये देखना दिलचस्प होगा। एक और खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। इन दिनों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सियासी पारा हाई है, क्योंकि उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी लगातार की जा रही थी और उसका अंजाम क्या होता है इसका असर भी अब दिखने लगा है। कल योगी ने बड़ा क्लियर कट कहा कि जिसने भी अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी की है वो बचेंगे नहीं, जिसके बाद आरोपियों में हलचल मच गई। इस मामले में एक आरोपी ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली है। आरोपी ने पोस्ट कर लिखा कि जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि जानकारी भ्रामक है तो मैंने पोस्ट हटा दिया। किसी की बहन बेटी पर तथ्यहीन पोस्ट करने पर मुझे ग्लानि महसूस हो रही है। मेरे मित्रों में बहुत से यादव हैं, यदि मेरी पोस्ट से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो क्षमा करें। खबर है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक 2 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में साफ है कि योगी राज में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हो सकता। अगर कोई महिलाओं बेटियों को लेकर हिमाकत करेगा तो अंजाम भुगतने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में बताया कि अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी हो रही है उन दोषियों को बख्शा जाएगा नहीं। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ इन मसलों पर बड़े अग्रेसिव रहते हैं, हमेशा अपनी सरकार के एजेंडे में शामिल करते हैं कि अगर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उनके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बेशक एक बेटी को सियासत का केंद्र बनाया गया हो, अभद्र टिप्पणी की गई हो, चूंकि नाता अखिलेश यादव से है तो सोशल मीडिया पर एक पूरा कैंपेन, एक एजेंडा चला दिया गया हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसको ध्वस्त कर दिया। हालांकि बड़े नाराज थे अखिलेश यादव, और राजकुमार जी कह रहे थे अपने बयानों में कि जिनके खुद के परिवार नहीं है वो परिवारों की कीमत क्या जाने। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवार परिवार होता है, बेटी बेटी होती है, चाहे आपकी हो या किसी की भी हो, एक्शन तो होगा, ये सरकार एक्शन लेगी। देखिए, अखिलेश यादव की जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहे हैं हम सब समझ रहे हैं। उनको इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे ना, गांव की बेटी गांव की, पूरे गांव की बेटी होती है, यही भारतीय परंपरा है, वही भारतीय संस्कृति है। तो कुल मिलाकर के इन मुद्दों पर राजनीति से बचना चाहिए। जिसने टिप्पणी की उसने माफी मांग ली, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई या उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। ऐसे मामलों में एक सख्त संदेश देना बहुत जरूरी है कि राजनीति अपनी जगह है, इस तरह की गलत टिप्पणी चाहे बेटी के खिलाफ हो या किसी महिला के खिलाफ हो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजनीति में कोई लक्ष्मण रेखाएं हैं, रही हैं, उनका पालन हमेशा किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही संदेश सबको दिया है। तो अखिलेश यादव को भी इस तरह की सतही टिप्पणी करने से उनका आहत होना हम समझ सकते हैं, कोई भी पिता आहत होगा, लेकिन उनकी ये टिप्पणी कि जिनका परिवार नहीं वो परिवार के महत्व क्या समझें या परंपरा या उनकी संवेदनाएं क्या हैं, मुझे लगता है उस तरह की टिप्पणी से उनको बचने की कोशिश करनी चाहिए। नाराजगी जायज है। प्राची, एक चीज सबको जान लेना चाहिए, आपके दर्शकों को, इन्हीं समाजवादी पार्टी ने, एक जयाप्रदा नेत्री थी,
अपनी ही पार्टी के अंडरगारमेंट्स के बारे में बात की थी और वो मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़े करीबी थे। क्या उन पर कार्रवाई किया था? आप बेटी तो सबकी बेटी होती है ना, अखिलेश यादव की बेटी, मैं फिर कह रहा हूं अखिलेश यादव की बेटी हमारी भी बेटी है, हम सबके लिए वो उतना ही है, उसके गौरव उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा हम सबका दायित्व बनता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? उस व्यक्ति को, कौन था वो व्यक्ति? सबसे ब्लू आइड बॉय जो मुलायम सिंह यादव का था, सर मैं महिला जो जो अखिलेश यादव रागी जी, क्या तो फिर सारे जितने राजनीतिक दल हैं ना, उन सबकी पोल खुलेगी, क्योंकि सबको तभी बेटी का सम्मान नजर आता है जब वो बेटी अपनी हो और जब दूसरा पक्ष कोई और हो, तभी बेटी का सम्मान नजर आता है, वरना बेटी का सम्मान नजर नहीं आता है। खूब टिप्पणी की जाती है और बड़ी जोरों शोरों से टिप्पणी की जाती है, ऑब्जेक्टिव तौर पर महिलाओं को सियासत में देखा जाता है। खैर, उत्तर प्रदेश में सियासत इसलिए तेजी के साथ बदल रही है क्योंकि अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और यहां ओवैसी भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। जो उन्होंने बिहार में किया, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी बहराइच में रैली को संबोधित करेंगे। उसके पहले ओवैसी आज जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके समर्थकों ने जमकर नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी को क्या उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि धीरे धीरे करके वो बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर अपने कार्यालय भी खोल रहे हैं। पहला कार्यालय आजमगढ़ में उन्होंने खोला, तो कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वही पिच तैयार की जाए जो पिच उन्होंने बिहार में तैयार की थी। अब बहराइच से इसका आगाज होने जा रहा है। अब कितने कामयाब ओवैसी होंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में, समीर जी, ये देखना तो दिलचस्प होगा। देखिए प्राची, मुझे लगता है कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में किसी हुमायूं कबीर को ढूंढेंगे फिलहाल। जैसे बंगाल में उनको हुमायूं कबीर मिला था, लेकिन बाद में निकला कि भाई हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया, जो उनकी वास्तविकता निकली, उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन कोशिश तो उनकी यही थी कि टीएमसी से निकले हुमायूं कबीर को लिया जाए। जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का वहां घोषणा की, उसके बाद लग रहा था कि भाई ममता का बड़ा वोट बैंक तोड़ेंगे। उसके बाद हुमायूं कबीर से अलग हुए, ओवैसी लड़े, लेकिन बंगाल में ओवैसी कुछ कर नहीं पाए। और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि ओवैसी पहली बार जा रहे हैं, इसके पहले भी जाकर आ चुके हैं, कोई उनका प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं रहा है। अब चूंकि ओवैसी को लगता है, और जिस तरीके से वो लगातार बयान देते रहे, अभी तेलंगाना में उन्होंने 1 महीने पहले बयान दिया था कि मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए और ऐसा नेता चुने जो उन्हीं की कौम का हो। इसका मतलब वो मुसलमानों को कहना चाहते कि मुसलमानों का नेता कोई मुसलमान ही होना चाहिए। मुसलमानों का नेता कोई अखिलेश यादव नहीं हो सकता, मुसलमानों का नेता कोई ममता बनर्जी नहीं हो सकती, मुसलमानों का नेता कोई तेजस्वी यादव या राहुल गांधी नहीं हो सकते। तो वो चाहते हैं कि सारे मुसलमान ओवैसी को एक नेता माने और उनकी पार्टी के लिए वोट करें, क्योंकि वो मुसलमान के उनकी पार्टी रिप्रेजेंट करती है। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा ओवैसी के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बनाने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी जुड़ी हुई है, जिससे कि यादव वोट बैंक जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अखिलेश यादव से नाराज होंगे, कुछ वो जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा असर अखिलेश यादव के ऊपर पड़ेगा। ओवैसी तो शायद थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए, बंगाल वाला करेंगे तो फिर उसी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी जैसे बंगाल में खानी पड़ी है। सर, महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी वैसा ही हो रहा है जैसा अभी पश्चिम बंगाल की चर्चा हमने की थी, जो टीएमसी के साथ हो रहा है, और वो पहले भी हो चुका है उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी में टूट का खतरा जो है वो अब सता रहा है, क्योंकि जानकारी ये है कि उनके पास 9 सांसद हैं, 9 में से 7 सांसद जो हैं वो शिंदे गुट के संपर्क में हैं, और बाकायदा गुपचुप एक बैठक भी दिल्ली में हो चुकी है एकनाथ शिंदे के साथ, और उसमें एक सांसद को मंत्री पद का भी कहा गया है, ऑफर किया गया है मंत्री पद। आज उन्होंने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग के लिए सभी 9 सांसदों को बुलाया गया है। अब देखना यही अहम होगा कि 9 के 9 सांसद प्रेजेंट रहते हैं या ये संख्या कम होती है, उद्धव की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। महाराष्ट्र में ये सब कुछ जो चल रहा है, तो उद्धव ठाकरे गुट के जितने नेता हैं इसमें बीजेपी को दोष ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी विपक्षी दलों को रहने नहीं देना चाहती है, बीजेपी चाहती नहीं कि विपक्ष मजबूत रहे, इसीलिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये क्यों हो रहा है, चंद्रचूड़ जी क्या समझ में आता है? अब 9 सांसद बचे हैं, 9 में से 7 अगर बागी हो जाएंगे तो फिर बचेगा ही क्या उद्धव के पास सियासत करने के लिए? नहीं, उद्धव ठाकरे के पास बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, और वो इसलिए कि मुझे जो लगता है ये जो 7 सांसद हैं उनको भी अपना भविष्य देखना। देखिए, राजनीति जो है, उस राजनीति में आदमी अपने भविष्य को भी देखता है, ये भी देखता है कि राजनीतिक हवा की सर, इसी से जुड़ी बस बड़ी खबर बता देती हूँ। हम संख्या की बात कर रहे थे कि कितने पहुंचेंगे कितने नहीं पहुंचेंगे, तो जानकारी ये मिल रही है कि उद्धव की बैठक में 3 सांसद नहीं पहुंचे हैं। संजय जाधव नहीं पहुंचे हैं, भाऊ साहेब वाकचौरे नहीं पहुंचे हैं, 3 सांसद के नहीं पहुंचने की अभी जानकारी है। अब ये किस वजह से नहीं पहुंचे, क्या वाकई में नाराज है,
ये अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी सर? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपको यही कह रहा था कि राजनीति में जो राजनीतिज्ञ होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनको ये अपने भविष्य की भी की सोच रखनी होती है। और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी कम से कम पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ये जो एक परिवारवादी राजनीतिक संस्कृति जो भारत में बहुत बहुत वर्षों से पनप रही थी, उसके विरुद्ध एक जनाधार बनता जा रहा है और जनता जो है उसका समर्थन करती जा रही है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, उस शिवसेना ने अपने उन सभी मुद्दों का त्याग कर दिया जिसके लिए ठाकरे साहब जाने जाते थे, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे जाने जाते थे, और जो शिवसेना का सबसे बड़ा स्ट्रांग पिच था। जब कोई राजनीतिक दल अपने वैचारिकता से कॉम्प्रोमाइज करके ये जिस प्रकार की राजनीति में आ गई और जो उनके राजनीतिक पार्टनर्स बन गए, आप समझिए कि कांग्रेस के साथ उनका जो गठजोड़ है, जो वामपंथी राजनीति को फिर से भारत में, पूरे विश्व से वामपंथी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन भारत में उसको फिर से पनपाने की कोशिश राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को ये सोचना चाहिए कि क्या ये सही समय है। मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे को अपने घर वापसी की आवश्यकता है, उनके सांसदों को तो जो है वो है ही है। अगर उद्धव ठाकरे घर वापसी उनके सांसद तो कह रहे हैं ना, विलय का ऑप्शन दे रहे हैं, हालांकि वो दूसरी पार्टीज को दे रहे थे, लेकिन अपने ही घर में अब दो फाड़ हो रही है। वो संजय राउत को देखना होगा, उद्धव ठाकरे को देखना होगा। लेकिन जो ये तीन नाम है समीर जी, संजय जाधव, ओम राजे निम्बालकर और भाऊ साहेब, ये तीन अभी नहीं पहुंचे। तो ये तीन क्या नाराजगी की वजह से नहीं पहुंचे होंगे या कुछ और भी वजह हो सकती है? ये बागी हो सकते हैं क्या? मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन संजय वाकचौरे जो वो शिरडी के सांसद है, एक जलगांव के सांसद है, मुझे लगता है कि ये जब चुनकर आए थे, जब शिवसेना पूरी तरीके से टूट गई थी और उसके बाद इनके जीत कर आए थे, लेकिन अभी जहां से ये सांसद सब बने वहां पर उनका फिर से बीजेपी के साथ जाना या एकनाथ शिंदे के साथ जाना और भविष्य की राजनीति क्या होगी, मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा इस बार सांसदों का टूटना, क्योंकि उद्धव ठाकरे दूध का जला छाछ फूक कर पीता है। एक बार पूरी पार्टी गवा चुके हैं, उसके बाद वो सांसदों के साथ लगातार संपर्क में रहे। खबर ही आ रही, कल रात को उन्होंने सांसद से बात की, एक सांसद के अपने कोई किसी पारिवारिक कारण से बाहर था, उसने कल आने से मना कर दिया था कि मैं बैठक में नहीं आ पाऊंगा। उद्धव ठाकरे की उसकी बात हुई है। दो सांसद नहीं है तो क्या दो सांसदों ने पहले ही अनुमति ले ली थी या कोई स्वास्थ्य की समस्या या कोई और कारण होगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि आज तीन सांसद नहीं पहुंचे इसका मतलब वो नाराज होंगे। यह ऑपरेशन जब होगा तो किसी को भनक नहीं लगेगी। 4 बैठक में शामिल हैं, 2 ऑनलाइन शामिल हैं, तो 6 लोग अभी इस बैठक में शामिल हैं। 3 में से एक ने तो मुझे लगता है मैसेज कर दिया होगा। और अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि 3 अलग हो जाएंगे तो वो पार्टी में अगर 2/3 बहुमत ले लेंगे, क्या वो इस्तीफा देंगे? अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी, ये कहना कि टूटने की स्थिति में होगी। और जो कोशिश दूसरे पक्ष से हो रही है, एकनाथ शिंदे का मिलना, गुपचुप बैठक करना, एक मंत्री पद का ऑफर दे देना, ये कोशिश क्या है? मंत्री पद तो एकनाथ शिंदे केंद्र में दे सकते हैं क्या सांसदों को? वो तो मोदी जी तय करेंगे। एकनाथ शिंदे जी का तो वैसे भी अभी MOS मिनिस्टर है। अभी मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी, ये कहना कि टूटेंगे। चर्चा हो रही है कि कोशिश लगातार जारी है। और क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जो शिवसेना के सांसद टूटे वो एकनाथ शिंदे के साथ जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश नहीं करेगी कि वो नाराज है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि वहां पर शिवसेना ज्यादा मजबूत हो जाए? बस 10 सेकेंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि बिखरती है उद्धव ठाकरे तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। लेकिन हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि जो टूट करके आए वो सिंधे गुट के साथ जाएंगे, क्योंकि सिंधे गुट के साथ जाने का मतलब है सिंधे गुट मजबूत होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी महाराष्ट्र की राजनीति। बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी की। अमेरिका ईरान के बीच अब एक डील होने जा रही है और इस डील पर सिग्नेचर हो जाएंगे, ऐसा दावा खुद ट्रंप ने किया है। ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप की एक लंबी चौड़ी पोस्ट है जिसमें उन्होंने ईरान के साथ डील को लेकर एक बड़ा दावा किया। ट्रंप के मुताबिक ईरान उनकी शर्तों पर डील साइन करने के लिए तैयार हो गया है। यह डील ईरान के परमाणु हथियारों को रोकने वाली मजबूत दीवार साबित होने वाली है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ उनकी यह डील आज ही साइन होगी। हॉर्मुज सभी जहाजों के लिए फौरन खुल जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो उनके पास उसके खिलाफ अंतिम विकल्प भी खुला हुआ है। उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। ईरान डील से पहले लेबनान समेत सभी फ्रंट पर युद्ध विराम की मांग कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने स्पष्ट किया है कि वो समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन हस्ताक्षर आज नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों में होंगे। इस समझौते के तहत हमारी सभी फ्रीज संपत्तियां रिलीज की जाएंगी। उनमें से कोई भी ब्लॉक नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से साफ है। ईरान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस समझौते में एक आर्थिक योजना भी बनाई गई है।
जैसा कि मैंने कहा, ये उन मुद्दों में से एक है जिसकी डिटेल पर अभी विस्तार से चर्चा की जानी बाकी है। एक और दावा ट्रंप ने कर दिया है। अब रागी जी, दावा माने कि नहीं माने, ट्रंप पर यकीन करें कि ना करें, इससे पहले न जाने कितनी बार वो ये कह चुके हैं कि समझौता होने जा रहा है, डील साइन होने जा रही है। क्या ईरान को झुकाना, अपने मुताबिक शर्तें मनवाना इतना आसान है ट्रंप के लिए? देखिए, एक टेलीविजन चैनल ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था कि 40 बार आपने कहा है कि ईरान के साथ डील हो रहा है और हर बार आप बैकआउट कर गए हैं। आपको ध्यान में होगा कि कुछ दिन पहले मार्को रूबियो जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा था, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि क्या समझौता होने वाला है, तो उन्होंने कहा सब चीज़ फाइनल है, फुल स्टॉप और कोमा, बस इसको करेक्ट किया जा रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दोनों ओर से गोलाबारी हुई। शुरू हो गया। लेबनान में अभी भी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन लगभग जो है इजराइल का है। इजराइल जो है अपने मिशन, और जो उसका मिशन था ग्रेटर इजराइल, तो ग्रेटर इजराइल के मिशन पर आज भी काम हो गया। कल भी उसने 50 बॉम्बिंग की है दक्षिण लेबनान के अंदर, और जितने हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, जो क्लस्टर ठिकाने थे, सबको वहाँ। ईरान का शुरू से कहता रहा है कि जो भी डील होगा वो कॉम्प्रहेंसिव डील के तौर पे हो, वो टुकड़ों में नहीं होगा। यानी कि आप हमारा रिहैबिलिटेशन पैकेज, जो रिकंस्ट्रक्शन पैकेज है वो भी आप करेंगे, जो हमारे आपने एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं वो भी करेंगे। उस एसेट डिफ्रीज करने के लिए पहले ट्रंप 25% पर राजी हुए थे, अब उनका कहना है, ईरान का कहना है कि आप जितने भी हैं वो सब हमारे डिफ्रीज करेंगे ताकि उससे हम कंस्ट्रक्शन कर सकें, रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। फिर उसके बाद उसका कहना है कि देखिए, हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन एनरिचमेंट का हमको अधिकार रहेगा। ट्रंप इस बात में कह रहे हैं कि हम बिना तो उसको लिए हुए जाएंगे नहीं। दोनों तरफ से एक रेड लाइन खींची हुई है। क्या उस रेड लाइन पर दोनों आपस में आकर के दोनों समझौता के लिए तय हो गए? मुझे लगता है कि ट्रंप अपने तरफ से तैयार है, ईरान अभी भी अपने तरफ से उसके लिए तैयार नहीं है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बयान आप देखिए, ट्रंप का बयान उनके जो सेंट्रल कमांड है उससे मेल नहीं खाता है, उनके विदेश मंत्री से मेल नहीं खाता है। कल मार्को रूबियो की जो बात हुई है जयशंकर से, वो बहुत तकरार वाली बात कह सकते हैं। आज अखबारों में वो पूरा छपा हुआ है कि भाई उन्होंने कहा कि यदि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई के बिना परमिशन के जाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और उनको इस नियम का पालन करना पड़ेगा। ये नियम बनाया किसने था? या आपने नियम बना करके रखा है। ईरान उसे डिनाई करता है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि ईरानियन ड्रोन ने उसको हिट किया है। तो अपने प्रेसिडेंट, सेंट्रल कमांड और विदेश मंत्री तीनों के बीच में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट को लेकर के। तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि ये डील आज साइन होगा। ये मेरा ऐसा मानना है। ये तो खुद ईरानी प्रवक्ता की तरफ से अभी जो हमने उसकी बाइट सुनवाई, वो भी यही कह रहा है कि साइन होगी भविष्य में, लेकिन आज साइन होगी ऐसा नहीं है। ट्रंप उत्साहित रहते हैं, वो ये बताने की कोशिश सबसे पहले करते हैं कि मैं कितना कामयाब हो गया या मैंने किसको कितना झुका दिया। इसी दिशा में उनका ये वाला पोस्ट भी है। पूरे मामले में ट्रंप ही दोषी हैं। नहीं, ये बात ठीक है कि युद्ध तो उन्होंने लादा है, पर देखिए लिटरेचर में इसको खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो ट्रंप का रवैया है, वो रवैया कुछ, मतलब अगर मैं उसको कोई टेक्निकल शब्द ढूंढूं कि कैसे इस ट्रंप के रवैये को बताया जाए, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक दंडात्मक कूटनीति जिसको कहते हैं, कोअर्सिव डिप्लोमेसी, उसके ओट में वो चाहते हैं कि ये डील साइन हो जाए। लेकिन एक तरफ वो दंडात्मक कूटनीति करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह कभी 2 कदम आगे 5 कदम पीछे ऐसे, और खास करके एशियाई और अफ्रीकी जो ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, इसमें अमेरिका का बहुत कमियां रही हैं और बहुत नाकामियां रही हैं पिछले दशक में अगर देखा जाए, या पिछले 50 वर्षों में भी देखा जाए, तो इसमें अमेरिका हमेशा नाकाम ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप का ये कह देना कि आज ये हो जाएगा, संभावनाओं को एक तरफ से आगे तो बढ़ाता है, परंतु लेकिन जो भू राजनीतिक और भू आर्थिक यथार्थ है, उस यथार्थ पर ये खड़ा नहीं उतरता। जहां तक हमारा सवाल है, भारत के लिए ये आवश्यक है कि, और अच्छा भी होगा कि वहां ये फ्लीट शिपिंग हो, टोल्स ना हो,
तो हमारे एनर्जी क्राइसिस के लिए भी अच्छा होगा, हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी अच्छा होगा। पर ये इतना अच्छा नहीं, जैसे संगीत जी ने भी अभी कहा कि इसमें लेबनान का मुद्दा है, और लेबनान जब तक नहीं, और जब भी कोई डील होता है तो डील कॉम्प्रिहेंसिव डील होता है। ये शॉर्ट टर्म आज होगा कल नहीं होगा, 40 बार अगर आप खुद ही डील करके पीछे जा रहे हैं तो इससे मुझे तो लगता है कि अब ये एक रिटोरिकल जिसको आप कहते हैं कि वो उस तरफ ये चला जा रहा है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि, वैसे अब उन्होंने कहा तो हो सकता है डील हो भी जाए, अगर होगी भी तो वो एक शॉर्ट टर्म कोई एक इंटरमिटेंट डील हो सकती उनकी है। माने तो अब तक 40 बार डील हो चुकी हो गई होती, लेकिन हो नहीं रही है। और इसी पोस्ट में जो वो डील की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, उसमें धमकी भी है, शामिल है। उसमें धमकी भी है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात कर रहे हैं तो वो धमका भी रहे हैं। कोऑर्सिव डिप्लोमेसी होती है, कोऑर्सिव डिप्लोमेसी मैं आपको बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब हम अपने सेना को हमने वहां पर ये फ्रंट पे लगाया था तो उसका प्रतिफल हुआ, और उसका प्रतिफल हुआ कि अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को बैकआउट करवाया गया। लेकिन ये कोऑर्सिव डील वो कोऑर्सिव डील नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी भौगोलिक राजनीति अलग है, इसकी भौगोलिक आर्थिक राजनीति अलग है। सामने ईरान है जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, जो शर्तें थोपने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, वो शर्तें कहां ईरान मान रहा है। जिस धमकी का हम जिक्र कर रहे हैं, समीर जी धमकी फिर दे रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर शायद ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देखिए वो कहा जाता है ना कि बंद मुट्ठी लाखी खुली तो खाकी। अमेरिका के साथ अब वो हो गया है। अमेरिका ने इतना हमला करने के बाद अब ईरान को ये लग रहा है कि भाई अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, जितना हमें बर्बाद करना था, जितना हमला करना था, ईरान और अमेरिका और इजराइल कर चुका है। और अब जिस तरीके से ट्रंप लगातार बयान देते रहे डील को लेकर, ईरान कभी भी ईरान ने ये नहीं कहा कि हाँ अमेरिका के राष्ट्रपति से सहमत है कि हमारी डील लगभग फाइनल हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में हम इसको साइन करने वाले। ट्रंप कहते हैं कि यूरोप में होने वाली, कहते हैं कि जिनेवा में इनकी बैठक होगी, वहां पर होने वाली है, जेडी वेंस वहां पर जाने वाले हैं डील को साइन करने के लिए। ईरान हर बार कहता रहा कि अभी सारी शर्तें तय नहीं हुई है, अभी डेट तय नहीं है, समय तय नहीं है, और कई बातों को लेकर हमें अभी सहमति नहीं बनी है। आज भी ईरान का जो बयान आया है कि अभी तक डील आज फाइनल नहीं होगी और कई मुद्दों पर अभी हमारी बातचीत जारी है। वो जब बातचीत पूरी होगी उसके बाद डील की प्रोसेस होगी। इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर जिस तरीके से अमेरिका ने कहा कि ईरान हमको सौंप देगा, ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि वो सबके लिए खोल दिया जाएगा, ईरान कह रहा है कि भाई इस पे हम टैक्स वसूल करेंगे और नया सिस्टम उसके अंदर लागू करेंगे। जिस तरीके से ईरान ने कहा था कि भाई जब तक लेबनान पे हमला नहीं रुका जाएगा बातचीत नहीं होगी, इजराइल तो लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, कर भी उसने हमला किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इनके बीच में किसी बातों पर सहमति नहीं बनी है। ईरान मुझे लगता है अभी तैयार नहीं है और आज ये डील होने की संभावना लगभग खत्म है। जब ट्रंप के कहने के बावजूद मुझे लगता है साइन नहीं होगी। ट्रंप को समय देना पड़ेगा और ईरान को भी भरोसे में लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फिलहाल ये मामला भी आगे बढ़ेगा। ट्रंप जरूर ये बात कह रहे हैं कि भाई मेरे पास अंतिम हथियार है और अंतिम विकल्प है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं नहीं चाहता कि ईरान पे वो करूं। तो ईरान तो कहेगा कि भाई आप सब कुछ कर चुके हो, अब क्या बचा है, एक बार और आप लड़ लो हमसे। इतनी बार शांति वार्ता रही, 4 दिन पहले आपने फिर किया था, हम फिर उसके लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप इससे बाहर निकलना चाहते हो। ईरान इस बात को समझता है कि ट्रंप के पास अब ऐसी स्थिति नहीं है। यहां पर भी दबाव में घरेलू राजनीति जो है अमेरिका की, उसमें भी ट्रंप बहुत दबाव के अंदर है। निकलेंगे कैसे, यही सबसे बड़ा प्रश्न है ना कि निकलेंगे कैसे। देखिए तो आज की जो बात हो रही है, एक सेकंड लूंगा, जिस डील की मध्यस्थता एक ऐसा देश करना चाह रहा है जिस देश की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, तो वो डील किस हद तक किस तोड़ जाएगी इसको आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं बस यही जोड़ रहा था समीर जी की बात। मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ राजकुमार जी, जब जो जिन संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं, जो दिख रहा है पूरी दुनिया को, वो ट्रंप को भी दिख रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता कि कितना बुरा फंसे हुए हैं वो, या निकलने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। फिर वो बार बार ये जो दावे करते हैं आकर सोशल मीडिया पर या जो बयान देते हैं, मकसद क्या है? देखिए वो जो थोड़ा इशारा भी प्रोफेसर साहब ने किया कि वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की जो तारीख पर वो इंसिस्ट कर रहे हैं उसका एक अलग एंगल है। वो दिलचस्प भी है, हालांकि कूटनीति में चीज़ों का मतलब नहीं होता। आज ट्रंप का जन्मदिन है तो उसको वो ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। दूसरा, अभी जो बात हो रही है कि ट्रंप फंसे हुए निकलना चाहते हैं। निकलना तो चाहते हैं वो पिछले 2 महीने से, जब पिछली बार संघर्ष विराम हुआ 28 अप्रैल को, शायद नहीं 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल, हाँ, तब सब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी मजबूरी है वहां से निकलना, क्योंकि अमेरिकी संसद ने जो प्रस्ताव पारित किया उसके बाद वो ईरान में जंग जारी रख ही नहीं सकते। वो गुरिल्ला वार के तहत कहीं अटैक करते कुछ करते हैं, उसके लिए भी उनकी जवाबदेही है। और इतना आसान नहीं है। आप देखिए जिस समझौते को लेकर बात हो रही है, पहली बात तो 60 दिन के लिए हुआ है, अंतरिम समझौता है, MOU है। उसके दौरान जो जटिल मुद्दे हैं जिनकी अभी चर्चा सब लोगों ने की, उन पर सहमति बननी है। वो जटिल मुद्दे आसान नहीं है, बहुत जटिल है। उसमें हर बोझ पर टैक्स लगाने की बात है, उसमें एनरिच्ड यूरेनियम की बात है। जब ये समझौते की बात हो रही है उसी समय ईरान ने एनरिच्ड
यूरेनियम पहुंचने वाले जो सुरंगें हैं, जो वहाँ गोदामों तक पहुंचते हैं, उनको बंद कर दिया है, वहाँ मिसाइलें वो बारूद बिछा दी है। तो वो चीज़ें आसान नहीं है, लेकिन ये देर सवेर निकलने के अलावा रास्ता है नहीं। अब दोनों पक्ष एक दूसरे को बार्गेन पावर के तहत कौन कितना झुका सकता है वो चल रहा है। इसी बीच में ईरान में इस समझौते के खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया है। यही अगली खबर में बताने जा रही हूँ सर कि दोनों के लिए आसान नहीं है। मतलब ईरान इतनी जल्दी समझौता कर लेगा या ईरान समझौता करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? अब कैसे ईरान में इसका रिएक्शन हो रहा है ये आपको बताती हूँ। अमेरिका से शांति समझौता करने के खिलाफ ईरानी लोगों का एक वर्ग सड़क पर उतर आया है। ईरान के कई शहरों में डील के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि ईरानी हितों के खिलाफ जाकर डील की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। अमेरिका से समझौता ईरान को बेइज्जत करने वाला है। उन्होंने उस समझौते में अमेरिका को बहुत ज्यादा और गैर जरूरी रियायतें दी हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर खासतौर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद स्पीकर गालिबफ हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना शर्त फौरन खोलने को मान गया है, जिसको लेकर ईरान के लोग नाराज हैं। डील में ईरान पर लगे सैंक्शंस को हटाने का मुद्दा साफ नहीं है। विदेश में ईरान के फ्रीज फंड को रिलीज करने का मुद्दा इस डील में क्लियर नहीं है। ऐसे ही पॉइंट्स को लेकर ईरान के लोग अपने ही विदेश मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी काफी परेशान करने वाली इन दोनों ही देशों के लिए है। मैं वही कहना चाहता था कि देखिए, यदि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता, यदि चुनी हुई सरकार होती और चुनी हुई सरकार के लोग इस डील को कर रहे होते तो नतीजा निकल गया होता अब तक। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खामनेई को सुरक्षा कवच देने वाला IRGC एक अलग संस्था है और वो पूरा कट्टर है। अब आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि यदि कोई मौलाना सर्वोच्च अधिकारी बन जाए किसी देश का और वो अपनी सेना के अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 4 लाख की और एक अलग से सेना रखे और वो 4 लाख की सेना किसी अपने देश के प्रतिबद्धता से ज्यादा अपने नेता के प्रति प्रतिबद्ध है, तो वो ये कभी नहीं भूलना। वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि अमेरिका के साथ टकराव हो जाए। वो कट्टरता की अपनी सीमा के बहुत है। और जो खामनेई के जो बेटे हैं मुस्तफा खामनेई, वो तो और भी बहुत कट्टर माने जाते हैं। तो मुझे इसलिए नहीं लग रहा है कि ये डील संभव हो सके, क्योंकि मुझे जैसे ही ये बात निकल करके आती है तो दो पक्ष हैं। आप देखिए, उधर इजराइल भी डील नहीं चाहता है, और जैसे कृष्ण ने कहा था ना धृतराष्ट्र की सभा में कि युद्ध तो दोनों तरफ चाहने वाले हैं, इधर भी चाहने वाले हैं और उधर भी चाहने वाले हैं। तो यहां भी इजराइल नहीं चाहता है, इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है। इजराइल चाहता है कि ईरान को ठीक तरीके से एक बार नहीं हमेशा के लिए निपटा दिया जाए। खाड़ी के देश जो हैं वो भी चाहते हैं कि ईरान के साथ ठीक से निपटा दिया जाए बार बार, नहीं तो हमेशा इस पूरे क्षेत्र के खाड़ी के क्षेत्र में वो दादा की तरफ रहेगा। दूसरी तरफ IRGC भी नहीं चाहती है कि ईरान जो है वो झुक करके अमेरिका के साथ समझौता करे। अभी तो IRGC को जीत नजर आ रही है। पूरी दुनिया में यदि किसी की किरकिरी हो रही है तो किसकी किरकिरी हो रही है? ट्रंप की किरकिरी हो रही है। ट्रंप को इसलिए ये अभी ट्रंप निकलना चाहते हैं वो राजनीतिक कारण से, लेकिन ट्रंप को तो फायदा हो रहा है ना। तेल सबसे ज्यादा कौन बेच रहा है? आज भारत सबसे ज्यादा तेल कहां से खरीद रहा है? अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर हो गया, सबसे बड़ा सप्लायर हो गया क्रूड ऑयल का। हम LPG गैस जो है वो सबसे ज्यादा कतर से खरीदते थे, आज हमको सबसे ज्यादा कौन सप्लाई कर रहा है? अमेरिका सप्लाई कर रहा है। तो अमेरिका मॉनिटरली जो कह रहा था, ट्रंप 3 दिन पहले बोला था कि हमको इन्फ्लेशन में मजा आता है। इन्फ्लेशन में तो मजा आएगा, इसलिए मजा आएगा क्योंकि उनको कमाई हो रही है उनको, तो इसलिए उस तरीके से। लेकिन नुकसान भी कितना बड़ा हुआ है, अमेरिका की नाक कितनी कटी है। पूरा खाड़ी के देश आज अमेरिका के जो समझ रहे हैं कि हमको थार्ड और पैट्रियट बचा लेता था, वो आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश जो अभी कटोरा लेकर घूम रहा था। सर बस एक बयान सुनवा दूं, उसके बाद आप बात कंप्लीट करिएगा। इसी से जुड़ा हुआ बयान है। पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक इस वक्त ईरान लीडिंग पोजीशन में है। ट्रंप जल्द से जल्द इस युद्ध को समेटना चाहते हैं, जबकि ईरान पूरे मामले को अब लंबा खींच रहा है ताकि ट्रंप की डेस्परेशन जो है वो बढ़ती रहे। अब चंचू जी अपनी बात भी कंप्लीट मैं वही कह रहा था। देखिए, एक ईरान के पास टाइम भी है, और मुझे लगता है कि जो दूसरा शब्द वो उन्होंने नहीं कहा जो मैं जोड़ देता हूँ, टाइम भी है और टेरेन भी है। और उस टेरेन पर ईरान के को युद्ध करने में ईरान का फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो रागी जी ने कही उससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं
कि अगर आप इतिहास देखेंगे, युद्ध का इतिहास देखेंगे, 100-150 वर्षों का इतिहास देखेंगे, तो ये हमेशा होता है कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, जो मिलिट्री ओरिएंटेड सरकारें होती हैं, जो कट्टर सरकारें होती हैं, उनको इससे वैधानिकता प्राप्त होती है। वॉर एड्स लेजिटिमेसी टू देम। इसलिए आईआरजीसी कभी नहीं चाहेगी कि इतनी जल्दी से समझौता हो जाए, क्योंकि उससे आईआरजीसी और आईआरजीसी से जितने के तंत्र हैं उनको वैधानिकता मिलती है। दूसरी ओर ट्रंप हमेशा ये चाहेंगे कि कुछ डील हो जाए ताकि वो उनकी जो गिरती साख है उसको कम से कम रोका जा सके। तो एक जो है वो व्यग्र है और दूसरा जो है उसको इस युद्ध को खींचने में शुरुआत तो ट्रंप ने की थी, पर अब ट्रंप को उसका जो मजा है वो प्रतिफल भी नकारात्मक मिलता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि संभावनाएं हैं, पर संभावनाएं यथार्थ से मुझे थोड़ी दूर नजर। अब ये कब खत्म होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। बात करेंगे अब पीओके की, जहां मुनीर और शहबाज के खिलाफ हो रहे हल्ला बोल को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। पीओके की बाजी आखिरी और निर्णायक मोड़ पर आ गई है। पीओके के लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में हैं। 4 दिनों में 1100 से ज्यादा लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं। 53 प्रदर्शनकारी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रदर्शन अब बड़ा आंदोलन बन चुका है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर में बाजार, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद हैं, इंटरनेट भी बंद है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश कम नहीं हुआ है। जिंदगी और मौत का एक वक्त मुतय्यन है, मरना है, सबने मरना है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। हमसे पहले वाले भी मरे, हमसे बाद वाले भी मरेंगे और हम भी मरेंगे। तो आइए इज्जत के साथ जिएंगे और इज्जत के साथ मरेंगे। फैसला करें, इज्जत के साथ जिएंगे और इज्जत के साथ मरेंगे। क्योंकि वो लोग जो चोर साबित हुए, वो लोग जो धोखेबाज साबित हुए, वो लोग जो नजरबाज साबित हुए, उनको अब हमारे दोबारा अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने दिलों में उनको अब हम जगह नहीं देंगे। किसी सूरत हम जगह नहीं देंगे। अगर आप में से कोई भी आदमी अगर आप उनको रास्ता देने की कोशिश करेगा लोगों, तो वो अपनी नस्लों का गद्दार है। वो इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुझे बच्चों का गद्दार है, यानी वो आने वाली नस्ल का गद्दार है। जिंदगी इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावला कोर्ट में, और इस वक्त आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि एफसी इस्लामाबाद पुलिस और एजे की पुलिस की जानिब से इस घर की क्या हालत बनाई गई है। पूरे इस घर के शीशे तोड़ दिए गए और इस घर के जो कर्दस है उसको पामाल किया गया है। घर की 4 दीवारी को पामाल किया गया है और यहाँ पर मौजूद उस वक्त खवातीन थी, बच्चे थे, उनको हरासा किया गया है। ये गेट तोड़कर अंदर घुसे हैं वो, और ये देखें शीशे दिखाए, ये पूरा घर तोड़ दिया इन्होंने, शीशे तोड़े। वो माजरत के साथ जो एफसी नहीं थी, रेंजर थी। अच्छा, ये अंकल जी आप बताएं। आर्मी यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, और रेंजर थे वो। अच्छा, कोई एफसी या हमारी आजाद कश्मीर पुलिस नहीं थी। अच्छा, वो सिंध के थे, पश्तू भी स्पीकर थे। अच्छा, बड़े बड़े कद। तो उन्होंने तो देखिए, अब पीओके में प्रदर्शन हो रहे हैं। पहली बार नहीं है कि पीओके में प्रदर्शन हो, इससे पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं और आर्मी का यही रवैया पीओके में रहने वाले लोगों के खिलाफ रहता है। उनको मारा जाता है, कत्लेआम किया जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस बार इस आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अभी कितना निर्णायक साबित होगा, ये कितना बड़ा साबित होगा, समीर जी, ये आंदोलन किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या ये निर्णायक बनने की भूमिका में है अब आंदोलन? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब निर्णय की तरफ बढ़ रहा है। और 55 लोगों की जिस तरीके से मुनीर की जालिम सेना ने 55 लोगों को गोली मार दी जिस तरीके से, उसके बाद भी अगर आंदोलन चल रहा है और वो डरे नहीं, तो बता रहा है कि ये आंदोलन अपने अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहा है। और अब मुझे लगता है कि पीओके के लोगों को इस बात का डर खत्म हो गया है कि भाई मुनीर की सेना और शहबाज सरकार के लोग मिलकर जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार अत्याचार करते रहे, उनके तमाम साधन संसाधन और सुविधाओं का जिस तरह से दोहन इन पंजाब के लोगों के लिए किया गया और जिस तरीके से उन्हें वंचित किया गया, उनके मूलभूत अधिकारों से किया गया, उनको बिजली की व्यवस्था नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उनका तो शोषण किया। मुझे लगता है कि अब उनको लग रहा है कि वक्त आ गया है कि इस पाकिस्तान की जालिम सरकार के खिलाफ, वहाँ की सेना के खिलाफ विद्रोह किया जाए। और अब मुझे लगता है इतने लोगों की गोली मारने के बाद भी आप देखिए ना क्या भीड़, वहाँ पर लोग सड़क पर निकल कर आ रहे हैं, लगातार उसको लेकर नारे लग रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया लगातार इसको दिखा नहीं रहा है। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उन्होंने कह दिया है कि भाई अगर ये आंदोलन चलेगा तो मैं सेना को जमीन पर उतार दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों ने सर पर कफन बांध लिया और ये बता दिया है कि पीओके के लोग अब उनका तानाशाही को नहीं सहेंगे और उनको जो निर्णय लेना और जो उन्होंने मांगे किए
उस मांग को पूरा किया जाए। उन्होंने अपने पीओके के जो प्रधानमंत्री है, वहां के मंत्री है, सांसदों, उनको भी चेतावनी दे दी है कि अब हम रुकने नहीं वाले। इतना लोगों का हुजूम सड़कों पर आ गया है तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद कि आपने वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया, आपने वहां पर उनके खबरों को प्रकाशित करने के लिए बैन कर दिया, आप वहां पर महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हो, युवाओं को आपने अरेस्ट कर लिया, घर के लोगों को आप मार रहे हो। उसके बाद भी मुझे लग रहा है अगर इतना हुजूम सड़कों पर उतरा है तो इन लोगों ने तय कर लिया कि अब इसको एक अंतिम परिणति और आंदोलन को लेकर जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अब सेना की, पाकिस्तान सेना की और पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है इनका प्रदर्शन देखने के। यानी आसिम मुनीर की परेशानी बढ़ गई है राजकुमार जी। देखिए, आसिम मुनीर ने परेशानी इनवाइट की है। पीओके में जो कुछ हो रहा है वो आज की कहानी नहीं है। लगभग 7 दशक हो गए वहां के लोगों को सब कुछ झेलते हुए, और पीओके में ये जो प्रदर्शन अभी चल रहा है हम देख रहे हैं, उसको भी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। पहली बार में 27 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद भी प्रदर्शनकारी हटे नहीं है, उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। उधर से गोलीबारी हो रही है सेना की तरफ से, और इधर से जज्बा उनका कम नहीं हो रहा है। लेकिन आप और देखें तो पीओके से लेकर के बलूचिस्तान के जो हालात हैं, सिंध के जो हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के जो हालात हैं, कुल मिलाकर के पाकिस्तान के एक फेल्ड स्टेट होने, नाकाम राष्ट्र होने पर लगातार मोहर लगा रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर से दरकने के लिए बहुत अनुकूल समय है। और क्योंकि जनता वहाँ की तंग है, जनता सड़कों पे है, इसलिए ये शेष दुनिया का भी फर्ज बनता है, खासकर हमारा, कि हम उनको नैतिक समर्थन भी दें और उनके पक्ष में कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करें कि उन पर इस तरह का अत्याचार, दमन चक्र बंद होना चाहिए, उनके मानवाधिकार बहाल होने चाहिए और उनको उनका जायज हक मिलना चाहिए। अभी उस प्रक्रिया में पाकिस्तान टूटता तो टूट जाए। पर भूख तो प्राची उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ के लोगों को भी लगती है ना। और जब उनको भूख लगती होगी और जब इस प्रकार इस तरफ के जो कश्मीर के लोग हैं, जब उनका वो भरा पेट देखते होंगे, उनका अमन शांति और चैन की जो जिंदगी है वो उसको देखते होंगे, तो वहाँ के लोगों को इस बारे में एस्पिरेशन, ये देखिए विश्व एस्पिरेशन लोगों का विश्व है, युवाओं का विश्व है। और जब हम जुड़े हैं खास करके साइबर स्पेस में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आज तक पाकिस्तान सरकार ने जो राजनीति की, वहाँ के लोगों का दमन किया, वहाँ के लोगों को गरीबी में रखा, वहाँ को धर्मांधता के शिकार करके जो उन्होंने गुलामी की है, मुझे लगता है कि आज उसको टूटने का समय आ गया। बहुत वर्ष पहले मेरे ख्याल से इसी सरकार ने ये कहा था कि पीओके भी हमारा होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में नस्तानाबूद हो जाएंगे, पके आम की तरह गिरेगा, वो पके आम की तरह गिरेगा और हमारे गोद में आएगा। यही हाल बांग्लादेश का भी हुआ था, यही हाल पीओके का भी होगा। आप कब तक इस प्रकार से, कितने जनरेशन को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे? कब तक टेररिज्म का वो नर्व सेंटर बना रहेगा? क्योंकि अगर टेररिज्म का नर्व सेंटर वो है, कहीं ना कहीं इसकी तारें हिजबुल्लाह से भी है, कहीं ना कहीं इसकी तारें वहां जो मिडिल ईस्ट में आतंकवाद का प्रश्रय होता है उससे भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है वो भारत के लिए, हालांकि भारत के लिए थोड़ी चिंता का विषय इसलिए है कि अगर बॉर्डर पर कोई टेंशन होता है या उस तरफ कुछ टेंशन होता है तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। परंतु वो टपकते हुए आम, जैसा समीर जी ने कहा, वो टपका हुआ आम है, आम का सीजन भी है। याद रखिए पिछले वर्ष इस समय पहलगाम में जो हुआ था, आज 1 वर्ष में फिर से कश्मीर में एक अमन चैन आप देख रहे हैं। ये आम तो खास होगा। हाँ, ये आम खास होगा। चलिए आगे प्राची, कहानी कुर्सी के दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है वो एक स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है, और पाकिस्तान जो है वो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, कम्युनिकेशन, इन बाकी चीज़ों को छोड़कर बाकी वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये पूरी सरकार, जो पूरा विद्रोह है वो वहाँ की सरकार के खिलाफ है। ये चुनी हुई सरकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ लोग बदलना चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं। मुनीर गवर्नमेंट इसका उपयोग करना चाहती है, और वहाँ पर जैसे हम अपने यहाँ सेंट्रल लॉ लगा देते हैं, वहाँ पर भी सेंट्रल लॉ लगा करके सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। तो ये जो आप पूरी गोलाबारी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो केंद्रीय सत्ता है वह भी चाह रही है कि ये और एक मौका दे ताकि वहाँ पर हम अपना शासन स्थापित कर सकें, और जो सरकार है वहाँ की प्रोविंस सरकार उसको हम हटा दें वहाँ पर। तो ये स्थिति वहाँ पर अभी बनने जा रही है। लेकिन क्या पता कितने धुरंधर काम कर रहे होंगे, हमें नहीं मालूम है, क्योंकि अज्ञात लोग गोली मार रहे हैं। तो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है
वो उसमें 5 लोगों का नाम है। अब उसमें कोई धुरंधर है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई तो होगा जो काम कर रहा होगा। एक टेंशन और बढ़ा रहे हैं आप आसिम मुनीर की। खैर आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। अब से करीब 72 घंटे बाद पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात 17 जून को फ्रांस में G7 बैठक के दौरान होगी। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। 16 महीनों के बाद दोनों नेता आमने सामने होंगे। इसके पहले पीएम मोदी पिछले साल अमेरिका गए थे, जहां 13 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। लेकिन उसके बाद कहानी बहुत बदल चुकी है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत ने अमेरिकी धौंस में झुकने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने बार बार भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा किया, लेकिन भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। अब पिछले कई महीनों से ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में उलझे हैं। उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो उन्हें पीएम मोदी की याद आई है। इस मुलाकात में भारत और अमेरिकी ट्रेड डील पर मुहर लगाने पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। तो 16 महीने बाद ये मुलाकात होने जा रही है और इस बीच बहुत कुछ बदला है, बहुत से हालात बदले हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ भी लगाया, फिर डील की भी बात हुई। अब जब मुलाकात होगी इन दो नेताओं के बीच में, तो क्या संभावनाएं हैं, कितनी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है रागी जी? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस दृष्टि से भी कि मुझे तो लगता है शुरुआत इसकी यही होगी कि अभी जो जयशंकर और रूबियो के बीच में बात हुई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, फिर आपको ध्यान में होगा कि पीयूष गोयल ने कहा था कि जो अमेरिका और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो मोस्ट लाइकली अगस्त सितंबर में कंक्लूड होगा। यानी कि जो जिसको हाईएस्ट लेवल पर है, हाईएस्ट लेवल पर कहीं ना कहीं समझौता यदि हो जाता है या पोजीशन हो जाता है, बन जाता है कि ट्रेड डील को आगे ले जा सकते हैं, जिसमें अब से अभी जो 54 देशों पर जो एडिशनल जो 12% टैरिफ जो उन्होंने घोषित किया है उस पर भी बात है। क्योंकि भारत चाहता है कि जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं जो भारत के साथ कॉम्पीट करते हैं यूएस के मार्केट में, उससे कम हमारे लोअर टैरिफ रहे, तभी भारत के लिए वहाँ पर बेहतर विकल्प रहेगा उसके मार्केट में। अभी भी हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारे पक्ष में है, तो भारत नहीं चाहता है इस चीज़ को गंवाना। एक और बात है, क्वाड को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्वाड को लेकर के बात आगे नहीं बढ़ी है। ट्रंप को भारत आना था, लेकिन क्वाड जो कि ट्रेड वाला मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच में ठन गया, तो वो नहीं यहाँ पर आए। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो वो क्रेडिट लेना चाहते थे, गलत क्रेडिट लेना चाहते थे, वो ये नहीं आए। देखना ये होगा कि दोनों के बीच में बर्फ कितनी पिघलती है, क्योंकि भारत इस बात से तो खुश नहीं होगा कि जो ईरान के बीच में मध्यस्थता की भूमिका जो है वो पाकिस्तान करे। और पाकिस्तान को आप जिस तरीके से IMF से लोन आपने दिलवाया है उसको बेल आउट करने की कोशिश की है। सऊदी अरेबिया को आपने कहा कि उसको बेल आउट करो, फिर IMF से आपने उसको लोन दिलवाया। ये बातें जो है वो इंडिया को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा और वो नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को फिर से उसी पैरिटी के तौर पर देखने की दृष्टि जो है वो पाकिस्तान करे। इन 16 महीनों में बहुत बार अमेरिका ने परेशान करने की कोशिश की है, टैरिफ का बोझ लादने की कोशिश की है, भारत की किरकिरी करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से, भारत ने अपनी एक्शन से अमेरिका को ये बता दिया कि भारत भाई झुकने वाला है नहीं। अगर आप गलत क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो हम आपको ये क्रेडिट देंगे नहीं। ऐसे में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं समीर जी, या क्या कोशिश भारत की तरफ से होगी कि भारत कम से कम ट्रंप के सामने जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं या दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है तो मैसेज बड़ा साफ क्लियर कन्वे करते हैं? निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री मोदी G7 में जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को ये बात पता थी कि वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे, और अगर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मिलना होता तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी G7 से जाने से बचते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री चाहते होंगे कि इस बार ट्रंप से मुलाकात हो, और तमाम मुद्दों पर मुझे लगता है अभी जिस तरीके से मार्को रूबियो भारत आए थे, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, उसका मैसेज चला गया, जेंडी वेंस भारत आए थे, तो मैसेज अमेरिका को चला गया होगा। लेकिन अमेरिका ने, राष्ट्रपति ने जिस तरीके से कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई, बीच में उन्होंने कह दिया कि भारत एक नरक कंट्री के रूप में कहा, जिस तरीके से बीच में कहा कि 12.5% हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे,
जिस तरीके से अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई, अभी तक साइन नहीं हुआ है, तमाम बातें रही होगी। और मुझे लगता है इतने बीच में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को तमाम अवसरों पर आईना दिखाया है, अवॉइड किया है, और हर मामलों पर जिस तरीके से उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, जैसे अभी ईरान केस में अपने भारतीय नागरिक जो मारे गए थे अभी अमेरिका के हमले पे, उसको जिस तरीके से भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रंप को यह समझा दिया गया होगा पहले और उनके विदेश मंत्री के माध्यम से कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या रुख है, और प्रधानमंत्री जब मिलेंगे तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को वो सारी बातों को स्पष्ट तरीके से बता देंगे। और ट्रंप इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब बात करते हैं, बातचीत के टेबल पर बैठे, तो उनके लिए सबसे बड़ा हित अपने देश का हित होता है। 140 करोड़ लोगों का हित लेकर चलते हैं। उस समय उनके लिए कोई दोस्त होता है ना कोई पावरफुल देश को मानते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब बैठेंगे तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ट्रेड डील को लेकर भारत अभी तक जिस मामले को लेकर अड़ा हुआ है वह प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट कर देंगे, और उसके बाद मुझे लगता है ट्रेड डील भी फाइनल होगी, और नए इन्वेस्टमेंट की जो बात होगी वो तमाम चीजें जो रुकी हुई है, मुझे लगता है उस पर बातचीत आगे बढ़ेगी। ये बात जोड़ देना जरूरी है कि चाइना जब ट्रंप गए तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, चाइना ने उनके सोयाबीन खरीदने के लिए, उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री के लिए वो एक्सेप्ट कर लिया। भारत अभी तक उस चीज के लिए तैयार नहीं है कि डेयरी और एग्रीकल्चर में हम अमेरिकन मार्केट को एंट्री नहीं देंगे। अब देखिए, जब ये दोनों नेता मिलेंगे तो क्या बात होगी, इस पर तो सभी की निगाहें होंगी ही। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जहां पर मौजूद हैं फ्रांस में, नीस में निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थोड़ी ही देर में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख इनोवेशन, स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आएंगे। ये उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ ट्रंप के साथ मोदी की मुलाकात होनी है, और फ्रांस का जो दौरा है, चंद्रचूड़ जी, कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस प्रश्न पर भी आता हूं, पर चूंकि अमेरिका वाली भी बात हो रही थी, तो ये मुझे आपको बता देना चाहिए कि देखिए, पिछले कुछ जो महीने बीते हैं उन महीनों में ये माना गया कि भारतीय विदेश नीति की थोड़ी सी आलोचना भी हुई है। और वो आलोचना इसलिए भी हुई है कि देखिए, भारत एक राइजिंग पावर है और अमेरिका एक स्टैब्लिश्ड पावर है। जब इन दोनों में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित पर थोड़ा ना थोड़ा अगर मनमुटाव होगा तो उसमें ये होना भी संभव है, और इसलिए हुआ भी। लेकिन जो मोदी जी की अभी फ्रांस की विजिट है, शायद इसको वापस से पटरी पर लाने की ये कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। इसके बावजूद कि थोड़ा उठापटक हुआ है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री, व्यक्तिगत केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसलिए मुझे पूरा ये लग रहा है कि इस मीटिंग में ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। ट्रेड डील के बारे में भी मुझे लगता है कि जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ शस्त्र जो होते हैं, वेपन्स, उस पर भी बातचीत की जाएगी। उसके अलावा एनर्जी, एआई, इसे मामले में, इस संबंधित मामलों में बातचीत होगी। रहा सवाल जो आप कह रहे थे वेंचर कैपिटलिस्ट से जो इनकी मीटिंग हुई, मैं आज की आपको सूचना बता दूं कि आने वाले वर्षों में लगभग 67.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं वो अमेरिका की और विश्व की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट करेगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को स्थापित करने में। 1800 जीसीसी आज भारत में स्थापित हैं। उनसे भारत में और भारत के द्वारा पूरे विश्व वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से कौशल विकास हो रहा है, जिस प्रकार से तकनीकी विकास हो रहा है, उससे भारतीयों को भी लाभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त आज 110 स्थापित यूनिकॉर्न हैं भारत में। तो जाहिर तौर पर जब ये कैपिटलिस्ट किसी और इस प्रकार के लोगों, निवेशकों से मोदी जी की मुलाकात हो रही है, तो उन मुलाकातों का भारत में वर्तमान में और भारत के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए ये मुलाकातें हैं, और उसका लाभ भारत को मिलेगा। G7 में मोदी जी की जो भागीदारी है वो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि वो समानांतर है और सबके समतल पर है। भारत उस स्तर पर अपनी भागीदारी कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये कूटनीति को और थोड़ी बहुत आलोचना हुई थी युद्ध के कारण या सप्लाई चेन के में रुकावट के कारण, मुझे लगता है कि इस दौरे से और इस मीटिंग से उसको फिर से सुदृढ़ करने की आज भी देखिए महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इस दौरान मोदी और मैक्रों भारत फ्रांस रिश्तों को और मजबूती देने पर चर्चा करेंगे। मुझे इकोनॉमिक्स तो नहीं आती, बट वेंचर कैपिटल से ध्यान में यह आता है कि कहीं न कहीं फ्रांस और भारत दोनों सहमति के इस आधार पर आकर के खड़े हैं
कि हम दोनों साथ साथ निवेश करेंगे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और मार्केट को लेकर के। और ये जो आज बैठक है, जो द्विपक्षीय वार्ता है दोनों ही देशों के बीच में, यहाँ चर्चा राजकुमार जी राफेल की भी कर लेनी चाहिए। 114 राफेल को लेकर डील डन करने की बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है। डील पे भी बात होगी और भारत की कोशिश ये है कि राफेल का आधे से ज्यादा लगभग 60% तक स्वदेशीकरण हो, मतलब उसमें देसी पुर्जे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, तो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण। दूसरा आप देखें कि रशिया के बाद फ्रांस हमारा दूसरा बड़ा रक्षा तकनीकी भागीदार है। रक्षा खरीद में और तकनीकी ट्रांसफर में वो हमारे साथ है और विश्वस्त भी है। दुनिया में जब जब कोई डिप्लोमेटिक इश्यूज आते हैं तो फ्रांस हमारे साथ खड़ा होता है। तो उस दृष्टि से मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और कई क्षेत्र ऐसे, चाहे एआई का हो, सेमीकंडक्टर का हो, हेल्थ टेक का हो, इनोवेशन का हो, उन क्षेत्रों में ये सहयोग बढ़ने की संभावना है। एक टिप्पणी अगर आप इजाजत दें तो ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर करना चाहता हूं। दोनों एक दूसरे को दोस्त बताते हैं भी, लेकिन पिछले 16 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने दोस्ती की मर्यादा तोड़ी नहीं है। वो भरोसे का पुल जो दरका है, अमेरिका की तरफ से दरका है, उस पुल को कितना रिवाइव कर पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर निर्भर करेगा। अब देखिए, आज की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, राफेल के लिहाज से भी, बाकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, सेमीकंडक्टर के लिहाज से भी। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया चंद्रचूड़ जी, राजकुमार जी, संगीत रागी जी और समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। इसी के साथ कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।